नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। डेली न्यूज़ एनालिसिस 16 दिसंबर 2021। आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ कौन कौन सा है चेक करते हैं। सबसे पहले हेडलाइंस। कैबिनेट ने 76,000 करोड़ का एक स्कीम अप्रूव किया है सेमीकंडक्टर प्रोड्यूसर्स इन इंडिया के लिए। फिर मिनिमम एज फॉर मैरिज ऑफ वीमेन 18 से 21 करने वाला है। कैबिनेट ने इस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया है, उसके बारे में देखेंगे। फिर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इससे रिगार्डिंग एक न्यूज़ आया है, वो हम डिस्कस करेंगे। फिर नासा का एक प्रोब सन्स एटमॉस्फेयर में एंटर कर चुका है। इस प्रोब का नाम पार्कर है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर चाइनीज़ प्रेसिडेंट जी जिनपिंग एंड रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन एक मीटिंग अटेंड किया है। एक्चुअली आपको पता है आजकल चाइना और रशिया के ऊपर काफ़ी वेस्टर्न प्रेशर है, तो इस टाइम पर चाइना और रशिया एक साथ एक मीटिंग अटेंड किया है। उन्होंने क्या क्या डिस्कस किया है वो देखेंगे। इंटरनेशनल रिलेशंस में दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर नीलगिरी में जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, जिसमें हमारा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत साहब का डेथ हुआ था। इस हेलीकॉप्टर क्रैश में एक ही सर्वाइवर बचे थे, ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह। ही इज़ ऑल्सो नो मोर। फिर लास्ट न्यूज़, शुगर सब्सिडीज़ इन इंडिया, WTO पैनल आस्क। देखिए दोस्तों, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में एक पैनल बना था शुगर सब्सिडी के बारे में देखने के लिए। तो इंडियन गवर्नमेंट शुगर सब्सिडीज ज़्यादा दे रहा है, इसलिए दूसरे कंट्रीज़ को प्रॉब्लम हो रहा है करके कंप्लेंट आया था कुछ कंट्रीज़ का। तो WTO ने सब्सिडीज कंट्रोल करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट को बोला है। इस कॉन्टेक्स्ट में भी हम डिस्कस करेंगे। तो इतना न्यूज़ है दोस्तों आज का इंपॉर्टेंट, तो ये सारे हम डिस्कस करेंगे डिटेलली। आगे जाने से पहले लेक्चर पर लाइक का बटन, चैनल को अब तक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल के मेंबर बन सकते हो ज्वाइन बटन के थ्रू। शुरुआत करते दोस्तों। सबसे पहला न्यूज़, यूनियन कैबिनेट अप्रूव्स 76,000 करोड़ फॉर सेमीकंडक्टर मेकर्स। यूनियन कैबिनेट ने 76,000 करोड़ का एक स्कीम अप्रूव किया है टू बूस्ट सेमीकंडक्टर एंड डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इन द कंट्री। तो अभी तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में टोटल 2.3 लाख करोड़ का इंसेंटिव्स अनाउंस किया है। वैसे दोस्तों देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या क्या मेजर स्कीम्स अनाउंस किया है इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को बूस्ट देने के लिए। एक आप बता सकते हो नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स, जो 2019 में लॉन्च किया था। फिर एक है स्पेक्स, SPECS, इसका फुल फॉर्म है स्कीम फॉर प्रमोशन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड सेमीकंडक्टर्स, ये भी एक स्कीम था। फिर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में लॉन्च किया था। तो ये सारे बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को और एक हाइप देने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था, राइट। तो अब ये जो 76,000 करोड़ का स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, इसका नाम है चिप्स टू स्टार्टअप्स प्रोग्राम। वैसे देखा जाएगा तो हमारे देश में जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग है, ये लास्ट 7 ईयर्स में $75 बिलियन तक पहुंच चुका है एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू रीच 300 बिलियन इन द नेक्स्ट 6 ईयर्स। तो अगले 6 ईयर्स में ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हमारे देश में, इसमें काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने वाला है। तो इस तरह की जो प्रोग्राम्स है गवर्नमेंट की तरफ से इस सेक्टर को और थोड़ा बूस्टअप देने के लिए, ये बहुत ज़रूरी है। वैसे ये जो चिप्स टू स्टार्टअप प्रोग्राम है, ये 85,000 वेल ट्रेन्ड इंजीनियर्स को डेवलप करने में मदद करेंगे और सेमीकंडक्टर डिजाइनर्स जितने भी हमारे देश में, इनको अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा स्टार्टअप्स लॉन्च करने के लिए। और स्टार्टअप लॉन्च करने के लिए जितना प्रोजेक्ट कॉस्ट है, उसका 50% गवर्नमेंट बेयर करेंगे, ठीक है। और ये जो प्रोग्राम से 35,000 हाई क्वालिटी डायरेक्ट जॉब्स जनरेट होंगे और 1 लाख से ज़्यादा इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भी होगा। अगर इतना बड़ा एक इंडस्ट्री आएगा, ऑब्वियस ही बात है इसमें इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होगा, ठीक है। एंड ये जो डिसीजन है, इट इज एक्सपेक्टेड टू अट्रैक्ट एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 1.67 लाख करोड़ एंड लीड टू प्रोडक्शन ऑफ वर्थ 9.5 लाख करोड़। आप देखिए इतना ज़्यादा इंसेंटिव्स वगैरह अगर गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगा, बेसिकली जो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का 50% अगर गवर्नमेंट की तरफ से आएंगे, तो भी सी बात है इसमें इन्वेस्टमेंट भी आएंगे बाहर से और अंदर से भी। तो ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं करीब 1.67 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएंगे। ये चिप्स टू स्टार्टअप प्रोग्राम है, क्लियर। आप देखिए दोस्तों, इंडिया ये इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग में इतना इंटरेस्टेड क्यों है? इसका रीज़न वेरी सिंपल है दोस्तों। आपको पता है आजकल का जो जनरेशन है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, मशीन लर्निंग का है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है। तो हर चीज़ के लिए आप बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स बोल सकते हो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, ठीक है। पूरे दुनिया जो है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के ऊपर ही डिपेंडेंट है, हर चीज़ में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स यूज होता है। तो आजकल इंडिया क्या है ना दोस्तों, करीब 24 बिलियन का सेमीकंडक्टर्स हम इंपोर्ट कर रहा है और ये 2025 तक हो सकता है $100 बिलियन तक पहुंच जाए। मतलब इतना ज़्यादा सेमीकंडक्टर्स हमें इंपोर्ट करना पड़ता है।
तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में बेसिकली ये सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को थोड़ा सा रिवाइव करने के लिए काफ़ी सारे कोशिश रहा है, पर वो सक्सेसफुल नहीं रहा है। ठीक है, तो इसलिए गवर्नमेंट फिर से कोशिश कर रहा है ये सेमीकंडक्टर एंड डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग को इंडिया में ही अच्छा सा डेवलप करने के लिए। राइट, आप देखिए द कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सस्टेनेबल सेमीकंडक्टर एंड डिस्प्ले इकोसिस्टम ऑफ कंट्री, ये जो प्रोग्राम की बारे में बोल रहा है, इट वाज एम टू मेकिंग इंडिया ग्लोबल हब ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। अब इंडिया में इतना ज्यादा, एक तो इंडिया में इतना अच्छा एक मार्केट है, और इंडिया अगर सेल्फ सस्टेनेबल हो जाएंगे ये सेमीकंडक्टर एंड डिस्प्ले इकोसिस्टम में, तो हमारे लिए बहुत बड़ा एक फायदा होगा। एक तो हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स है वो पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि हम इतना ज़्यादा जो इंपोर्ट करते हैं वो प्रॉब्लम पूरा सॉल्व हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये बोल रहा है। ठीक है, और क्या इंपॉर्टेंट, अभी के हिसाब से लीडिंग चिप मेकर्स कौन कौन सा है दुनिया भर में। ऑब्वियस ही बात है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका टोटल 47% ऑफ द ग्लोबल सेमीकंडक्टर सेल्स को टॉप कर रहा है। दुनिया में जितने सेमीकंडक्टर सेल्स हो रहा है उस पर 47% कंट्रोल कर रहा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। फिर साउथ कोरिया है 20%, यूरोपियन यूनियन है 10%, जापान है 10%, ताइवान है 7%, चाइना है 5%। तो इंडिया इधर आसपास कहीं नहीं है, पर इंडिया के पास पोटेंशियल है। अगर गवर्नमेंट की तरफ से टाइमली इंटरवेंशन और इस तरह की एंकरेजमेंट एंड सपोर्ट मिल जाएगा, इंसेंटिव स्कीम्स रहेगा, तो ऑब्वियसली हम भी इस टेबल में एक पोजीशन ले सकता है कि नहीं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये पूरा प्रोग्राम के बारे में। इसके अलावा और एक चीज़ बताऊंगा मैं, इंडिया का एक सेमीकंडक्टर मिशन भी स्टार्ट होने वाला है, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। आजकल ये जो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट है काफ़ी सारे मिशंस के पीछे है, अच्छा है, एक टारगेट रख के काम करेंगे। तो एक इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन भी होगा। बेसिकली इंडिया को एक ग्लोबल हब बनाना चाहता है इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, तो इसलिए एक इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन होगा जिसमें ग्लोबल एक्सपर्ट्स होंगे जो ये पूरा मिशन को लीड करेंगे। वही ग्लोबल एक्सपर्ट्स का टीम विल एक्ट एज द नोडल एजेंसी ऑल्सो, ठीक है, फॉर द इफेक्टिव एंड स्मूथ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम। तो कुल मिला के आप समझ गए ना पूरी बातें क्या है, बैकग्राउंड क्या है। तो पेपर 3 जनरल स्टडीज 2 में, गवर्नमेंट पॉलिसीज में, पेपर 4 जनरल स्टडीज 3 में, इंक्लूसिव डेवलपमेंट में, ग्रोथ में, ये न्यूज़ आपको काम आ सकते हैं। अगला एक सैड न्यूज़ है, ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह सकम्स टू इंजुरीज। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह लोन सर्वाइवर थे MH17 हेलीकॉप्टर क्रैश का, जिसमें हमारा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत एंड 12 अदर्स वेर किल्ड लास्ट वीक। ये जो MH17 V5 एयरक्राफ्ट है वो सुलूर कोयम्बतूर से डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन जा रहे थे एंड नीलगिरी हिल्स के आसपास हेलीकॉप्टर का क्रैश हुआ था। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह DSSC वेलिंगटन में एज एन इंस्ट्रक्टेड पोस्टेड थे व्हेन ही पास्ड अवे। तो ही बिलोंग्स टू भोपाल, नेशनल डिफेंस अकेडमी से 2003 में ग्रेजुएट हुआ था एंड एयरफोर्स में ऐसे फाइटर पायलट वो कमीशन हुए थे 2004 में। एंड उनके फ्लाइंग करियर में इन्होंने जैगुआर्स, तेजस जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट फ्लाई किए एंड ही वाज आल्सो एन एक्सपेरिमेंटल टेस्ट पायलट। अब ये टेस्ट पायलट मतलब क्या होता है, देखिए एयरक्राफ्ट का रूटीन इंस्पेक्शन, मेंटेनेंस, चेक्स वगैरह होता है। जब कोई रूटीन मेंटेनेंस के बाद सब कुछ एक बार चेक करने के लिए फ्लाइट्स करते हैं, इसे सोटीज भी बोलते हैं। अब इस तरह एयरक्राफ्ट को फ्लाई करने के लिए बेसिकली एक मेजर इंस्पेक्शन के बाद या फिर कुछ डिफेक्ट चेक करने के लिए जब एयरक्राफ्ट को फ्लाई करते हैं उन्हें टेस्ट फ्लाइट्स बोलते हैं। 2 टाइप का टेस्ट फ्लाइट्स होता है, मेंटेनेंस टेस्ट फ्लाइट या चेक टेस्ट फ्लाइट्स। तो ये सब फ्लाई करने के लिए क्वालिफाइड पायलट्स होना जरूरी है, तो इनको टेस्ट पायलट्स भी बोलते हैं। ठीक है, एकदम क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस पायलट को ये पोजीशन मिलता है। तो हमारा ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह साहब एक एक्सपेरिमेंटल टेस्ट पायलट थे। ही सर्वाइव्ड बाय हिज वाइफ, सन एंड ए डॉटर। अगस्त में इनको शौर्य चक्र कन्फर किया था, इंडिया 3rd हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड फॉर एक्सेप्शनल गैलेंट्री एज ए विंग कमांडर। देखिए लास्ट ईयर अक्टूबर 2020 को एक्चुअली ये विंग कमांडर थे। ग्रुप कैप्टन से पहले विंग कमांडर होता है, ठीक है। तो विंग कमांडर के बाद अब जाके वो ग्रुप कैप्टन बने थे। तो अक्टूबर 2020 में इन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज एंड स्किल दिखाए थे टू सेफली लैंड द फाइटर एयरक्राफ्ट। हुआ क्या था दोस्तों, लास्ट ईयर अक्टूबर में वो एक टेस्ट सोटी कंडक्ट कर रहे थे। बेसिकली लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट वो फ्लाई कर रहे थे। तो इनके कॉकपिट के अंदर एक इमरजेंसी डेवलप हुआ ड्यू टू द फेलियर ऑफ कॉकपिट प्रेशराइजेशन एट हाई ऑल्टीट्यूड। देखिए आपको पता है एयरक्राफ्ट जब हाई ऑल्टीट्यूड्स में जाता है, हाई ऑल्टीट्यूड्स में प्रेशर डिफरेंस है, तो कॉकपिट के अंदर वो प्रेशर डिफरेंस फील नहीं होना चाहिए। उसके लिए तरह तरह के इक्विपमेंट्स है एक एयरक्राफ्ट के अंदर। जब वो कॉकपिट प्रेशराइजेशन सिस्टम फेल हो गया तो इमरजेंसी होगा, ऑब्वियस सी बात है, इस तरह कोई सर्वाइव नहीं कर पाएगा ऊपर। तो इन्होंने अपना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज, स्किल, एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज वगैरह दिखा के एयरक्राफ्ट को सेफली
लैंड कराया। अदरवाइज देखिए, अगर वो एयरक्राफ्ट क्रैश हो जाता, अगर वो इजेक्ट कर देते, तो काफ़ी सारा नुकसान होता है इंडियन एयरफोर्स के लिए। अगर वो एयरक्राफ्ट कोई पॉपुलेटेड एरियाज़ में जाके गिरता तो वो प्रॉब्लम अलग। तो ये सब प्रॉब्लम को अवॉइड करके इन्होंने अपना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज एंड स्किल दिखाया और वो एयरक्राफ्ट को सेफली लैंड करवाया। तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज एंड स्किल के लिए उन्हें अगस्त 2021 को शौर्य चक्र कन्फर किया गया था। ठीक है, तो दोस्तों पेपर फॉर जनरल स्टडीज 3 डिफेंस में ये न्यूज़ आपको काम आएगा। अगला न्यूज़ है, यूनियन कैबिनेट क्लियर्स प्रपोजल टू रेज लीगल मैरिज एज ऑफ वीमेन। हमारे देश में लीगल मैरिज एज ऑफ वीमेन कितना है? 18 साल है। मेन का 21 साल है। अब लीगल एज ऑफ मैरिज फॉर ए वीमेन 18 साल से 21 साल करना चाहिए, सेम एज मेन। इस तरह एक प्रपोजल आया है यूनियन कैबिनेट के सामने और यूनियन कैबिनेट ने इस प्रपोजल को स्ट्रेट अवे पास कर दिया। अब केवल एग्जीक्यूटिव डिसीजन से ये काम नहीं चलेगा, इसके लिए एक प्रॉपर बिल पेश करना पड़ेगा पार्लियामेंट के सामने। क्योंकि जब आप लीगल मैरिज एज ऑफ वीमेन 18 से 21 करते हो तो कई सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स के अंदर अमेंडमेंट लाना होगा। फॉर एग्जांपल प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 में, जिसमें यह लिखा हुआ है लीगल मैरिज एज ऑफ वीमेन 18 साल है, उसे 21 करना पड़ेगा। फिर स्पेशल मैरिज एक्ट में भी यही लिखा हुआ है। फिर पर्सनल लॉज सचास, पर्सनल लॉज मतलब जो रिलीजन से रिलेटेड लॉज है, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में भी यही लिखा हुआ है। तो इन सब एक्ट के अंदर जितने प्रोविजन है उसमें 18 से आपको 21 करना होगा। इसको बोलते हैं अमेंडमेंट। अब एक एक्ट के अंदर अमेंडमेंट लाना है तो आपको अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस करना होगा। मेरा कहने का मतलब है प्रॉपर पार्लियामेंट्री प्रोसीजर फॉलो करना होगा। इतना क्लियर है? आप देखिए, ये जो प्रपोजल है ये ऐसे नहीं आया। मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जुलाई 2020 को एक सेंडेस टास्क फोर्स सेटअप किया था, हेडेड बाय जया जेटली। किसके लिए? टू एग्जामिन मैटर्स पर्टेनिंग टू एज ऑफ मदरहुड। मदरहुड का एज क्या होना चाहिए, मतलब एक लड़की मां कब बननी चाहिए, उसके बारे में देखने के लिए। मैटरनल मोर्टालिटी रेट डिक्रीज करने के लिए क्या करना चाहिए। मैटरनल मोर्टालिटी रेट मतलब क्या है? डिलीवरी के टाइम पे जो डेथ केसेस रिपोर्ट होते हैं ना दोस्तों, वो। फिर इंप्रूवमेंट ऑफ न्यूट्रिशन लेवल्स एंड रिलेटेड इश्यूज, वीमेन का न्यूट्रिशन लेवल्स इंक्रीज करने के लिए और भी कई सारे रिलेटेड इश्यूज को सोल्व करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, इसके लिए संदेश टास्क फोर्स कॉन्स्टिट्यूट किया था जुलाई 2020 को। अब इन्होंने दिसंबर 2020 को अपना रिपोर्ट एंड रिकमेंडेशन सबमिट किया नीति आयोग के सामने। इन्होंने ये क्लियरली बोला, सबसे पहले आप लीगल मैरिज एज ऑफ वीमेन को 18 से 21 कर दो। आप देखिए, जया जेटली ने यह भी बोला, आई वॉन्ट टू मेक क्लियर दैट आवर रीजनिंग बिहाइंड द रिकमेंडेशन वॉज नेवर वन ऑफ द पॉपुलेशन कंट्रोल। अब हम पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए नहीं बोल रहे हैं कि 18 से आप 21 कर दो, ये हम पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए नहीं बोल रहे, क्योंकि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का रिपोर्ट के हिसाब से हमारा पॉपुलेशन इज अंडर कंट्रोल ऑलरेडी, क्योंकि हमारा टोटल फर्टिलिटी रेट ऑलरेडी डिक्रीजिंग है। अब ये टोटल फर्टिलिटी रेट मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। एक लाइफ टाइम में एक वुमन कितने बच्चे पैदा करते हैं, इसको आप टोटल फर्टिलिटी रेट बोल सकते हो। समझ गए ना? और एक बार बता देता हूं, एक लाइफ टाइम में एक वुमन कितने बच्चे पैदा करते हैं उसको टोटल फर्टिलिटी रेट बोलते हैं। तो वो भी आजकल डिक्रीजिंग है। देखिए दोस्तों, बहुत पहले क्या होता था, एक फैमिली में बच्चे जो है 4, 5, 6, 7, 8 इतना होता था, है कि नहीं? तो आजकल क्या है, मैक्सिमम पेरेंट्स को 1 या 2 इतने मैक्सिमम देखने को मिलेगा। कुछ फैमिलीज में है 3, 4, फिर भी मैक्सिमम 90% ऑफ द फैमिलीज आर हैविंग 1 और 2 चाइल्ड, है कि नहीं? तो हमारा टोटल फर्टिलिटी रेट जो है धीरे धीरे डिक्रीजिंग है और पॉपुलेशन रेट अंडर कंट्रोल में है। तो हम ये 18 से 21 करने के लिए बोल रहे हैं ना, ये पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए नहीं बोल रहे हैं, बल्कि हम बोल रहे हैं फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन। बहुत सही बात बोला है, क्योंकि देखिए दोस्तों, जब ये टास्क फोर्स एक सर्वे कंडक्ट करवाया था यंग अडल्ट्स के बीच में, इनका कहना यह था एज ऑफ मैरिज फॉर वीमेन 22 से लेके 23 ईयर्स के बीच में होना चाहिए। और इन्होंने ये भी बोला था सेक्स एजुकेशन जो है वो फॉर्मलाइज करना चाहिए, मतलब हमारे स्कूल करिकुलम में सेक्स एजुकेशन को फॉर्मलाइज करना चाहिए, इंट्रोड्यूस करना चाहिए, ये सारी बात बोला था। अब मेरे हिसाब से दोस्तों 18 साल कोई एज होता है क्या? आप बताइए मुझे। 18 साल में एक लड़की मुश्किल से +2 पास किया होगा या फिर फर्स्ट ईयर डिग्री कर रही होगी, उस टाइम पे वो क्या डिसाइड करेगी? वो पढ़ाई के बारे में सोचेगा या फिर शादी के बारे में सोचेगा? उनको तो पढ़ाई करना चाहिए ना, अपना करियर क्या होना चाहिए वो डिसाइड करना चाहिए। शादी के लिए टाइम नहीं है। अगर वो शादी के लिए रेडी भी हो, वो क्या इतनी मैच्योर है कि एक वाइस पार्टनर कैसा होना चाहिए वो सेलेक्ट करने के लिए? तो अगर कोई किसी लड़की को 18 साल में या फिर इससे पहले शादी करवा रहे हो तो वो आदमी या फिर वो सोसाइटी बहुत बड़ी गलती कर रहा है मेरे हिसाब से, जो भी है,
ठीक है, अब ये लिखा हुआ है कौन कौन से एक्ट के अंदर अमेंडमेंट लेके आना है। सेक्शन 5 क्लॉज 3 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 एंड और एक एक्ट में बोला था हिंदू मैरिज एक्ट, है कि नहीं, हिंदू मैरिज एक्ट वही। वैसे देखिए दोस्तों 2020 इंडिपेंडेंस डे स्पीच में भी हमारा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ये बोला था हम रिकंसिडर करेंगे कि राइट एज ऑफ मैरिज फॉर वीमेन क्या होना चाहिए करके, तो अब जाके ये हुआ है। वैसे देखिए दोस्तों थोड़ी सी हिस्ट्री भी देख लेते हैं साथ साथ में। वीमेन्स एज ऑफ मैरिज 15 साल से 18 साल किया गया था 1978 में, मतलब 1978 के पहले वो 15 साल था, ठीक है। बाई अमेंडिंग द erstwhile शारदा एक्ट ऑफ 1929, शारदा एक्ट ऑफ 1929 के बारे में आपने सुना होगा, जिसमें लड़कियों का मैरिज एज 15 साल सेट किया था। अब ये शारदा एक्ट इसलिए बोलते हैं दोस्तों, ये शारदा एक जज का नाम था, ठीक है, उसी के नाम से ये एक्ट जाना जाता है, जो भी है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखिए 1929 में शारदा एक्ट के हिसाब से लीगल मैरिज एज फॉर वीमेन 15 साल थी। 1978 में 15 को 18 कर दिया गया। तो एज इंडिया प्रोग्रेसेस फर्दर अपॉर्चुनिटीज ओपन अप फॉर वीमेन टू परस्यू हायर एजुकेशन एंड कैरियर्स। तो देखिए वैसे गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रहा है वीमेन एम्पावरमेंट के लिए, ठीक है। तो इसके साथ साथ हमारी सोसाइटी की एटीट्यूड भी चेंज करना जरूरी है। मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप सबको पता होगा काफ़ी सारे इंडियन स्टेट्स में 18 साल से पहले भी लड़कियों का शादी होता है, ये तो मुझे खुद पता है, आप सबको पता होगा। ऐसे कई सारे रिमोट एरिया से जहां 18 साल से पहले भी लड़कियों का शादी करवाता है, बहुत बड़ी गलती है। वो सोसाइटी को पनिश करना चाहिए, पेरेंट्स को तो पनिश करना ही करना है, वो सोसाइटी भी रिस्पॉन्सिबल है साथ साथ, है कि नहीं। तो इस तरह की जो इंसिडेंट्स हैं उसको पकड़ना चाहिए, जो ये करवा रहा है उसे पनिश करना चाहिए गवर्नमेंट को। वैसे गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है, फिर भी इसका इम्प्लीमेंटेशन कितना अच्छी तरह हो रहा है वो हमें इंश्योर करना होगा। आप गवर्नमेंट अगर 18 साल से 21 साल भी करेंगे तो कितनी अच्छी तरह इंप्लीमेंट होगा ये देखना होगा ना, तो वो भी जरूरी है, राइट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। पेपर 2 जनरल स्टडीज 1 रोल ऑफ वीमेन एंड वीमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, देयर इश्यूज प्रॉब्लम्स एंड देयर रेमेडीज में न्यूज आपको काम आएगा। पेपर 3 जनरल स्टडीज 2 में गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस में ये न्यूज आपको काम आ सकते हैं। अगला न्यूज है पुटिन जी जिमन पार्टनरशिप। देखिए रशिया एंड चाइना आजकल ऐसे दो कंट्रीज है जिनको आइसोलेट करने की कोशिश कर रहा है वेस्टर्न पावर्स। अब इसके पीछे रीजंस भी है, ऐसा नहीं कि रशिया एंड चाइना कोई दूध का धुला हुआ है। सबसे पहले हम रशिया के बारे में बात करते हैं। देखिए आपको पता होगा रशिया 2014 में यूक्रेन का क्रीमियन पेनिनसुला अनेक्स किया था। जैसे वो अनेक्स किया था वेस्टर्न कंट्रीज रेस्पॉन्ड भी किए थे। तब का जो G8 ग्रुप ऑफ नेशंस है उसमें से रशिया को एक्सपेल किया था और आज का G7 ग्रुप ऑफ नेशंस बन गया। और ये G7 ग्रुप ऑफ नेशंस भी रशिया को वार्न किया है अभी, क्योंकि अब रशिया करीब 1 लाख ट्रूप्स यूक्रेन बॉर्डर में डिप्लॉय किया है। तो अगर रशिया यूक्रेन के अगेंस्ट कुछ एक्शन लेगा तो G7 ग्रुप ऑफ नेशंस रिस्पॉन्ड करेगा करके रीजनली एक वार्निंग टाइप का मिला था रशिया को, है कि नहीं। आप देखिए चाइना की बात करते हैं। चाइना के बारे में मैं क्या बोलूं दोस्तों, सबको पता है इतने सारे ह्यूमन राइट वायलेशंस चाइना में होता है। और चाइना जो साउथ चाइना सी में कर रहा है, टेरिटोरियल क्लेम जो कर रहा है जिसको 9 डैश क्लेम्स बोलते हैं, और चाइना के अंदर जिनजियांग प्रोविंस में जो उइगुर मुस्लिम्स के अगेंस्ट जो ह्यूमन राइट वायलेशंस हो रहा है, चाइना तिब्बत में जो पॉलिसी चला रहा है, तो ये सब की वजह से चाइना के ऊपर भी काफ़ी सारे कंट्रीज अपना गुस्सा दिखाया है। बेसिकली बोला है चाइना ठीक नहीं कर रहे हैं। अब देखिए चाइना और रशिया एक साथ हो गया। ऑब्वियस ही बात है दोस्तों, अगर सारे वेस्टर्न पावर्स मिलकर रशिया एंड चाइना के अगेंस्ट खड़े रहेंगे तो इन दोनों को भी कोई ना कोई तो चाहिए सपोर्ट के लिए। अब इनको ये लगा हम दोनों एक साथ हो जाते हैं, इसलिए पुतिन साहब और जी जिनपिंग साहब मिलकर एक वीडियो कॉल अटेंड किया और दोनों अपने सिक्योरिटी इंटरेस्ट को डिफेंड किया। दोनों का कहना यह है हमारी इंटरनल अफेयर्स में, हमारी फॉरेन पॉलिसीज में ये जो वेस्टर्न पावर्स है उन्हें इन्वॉल्व होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। At present, certain international forces under the guise of democracy and human rights are interfering in the internal affairs of China and Russia and brutally trampling on international law and recognized norms of international relations। ठीक है, तो इनका कहना यही है दोस्तों, दूसरे कंट्रीज को हमारे इंटरनल अफेयर्स में या फॉरेन पॉलिसीज में इंटरवीन होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इन्होंने ये भी बोला हम कुछ जॉइंट एफर्ट्स करेंगे टू सेफगार्ड द सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑफ बोथ पार्टीज। तो मैं एक्चुअली 2-3 दिन से आपको यही बोल रहा हूँ, ये एक वर्ल्ड वार होने का चांस अभी लग रहा है, क्योंकि देखिए अभी रशिया एंड चाइना इकट्ठा हो गया। अब रशिया एंड चाइना के सपोर्ट के लिए भी कोई ना कंट्रीज तो आएगा ही आएगा, क्योंकि रशिया एंड चाइना से काफ़ी कंट्रीज को सपोर्ट मिलता है। अब बाकी जितने वेस्टर्न इकोनॉमिक पावर्स है वो सारे एक साथ हैं। यूएसए और रशिया के बीच में प्रॉब्लम है, वो तो आपको पता है, ठीक है। तो ये सारी इश्यूज है। बेसिकली जी जिनपिंग एंड मिस्टर पुतिन ने अपने अपने सिक्योरिटी इंटरेस्ट को डिफेंड किया है।
उन्होंने ये भी बोला है, बेसिकली दे एक्सप्रेस देयर नेगेटिव व्यू ऑन ऑकस एंड क्वाड। आप देखिए, आपको पता है ऑकस के बारे में, रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन एंड यूनाइटेड स्टेट्स ने मिलकर एक पार्टनरशिप बनाया, और क्वाड के बारे में आपको पता ही है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान एंड यूएस है। तो इस तरह की जो रीजनल पार्टनरशिप है ये गलत है। इस तरह बोला है, रशिया भी बोला, चाइना भी बोला, क्योंकि आपको पता है ये जो क्वाड बना है या फिर ऑकस बना है, ये बेसिकली इंडो पैसिफिक रीजन में चाइनीज इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए है। ठीक है, तो रशिया ने ये बोला कि ये जो कर रहे हैं यूएस की जो एफर्ट्स है इस तरह रीजनल पार्टनरशिप बढ़ाने का, ये गलत है। ऑब्वियसली वही बोला क्योंकि इनके अगेंस्ट हो रहा है करके सबको पता है। वैसे दोस्तों देखिए, ऑकस एंड क्वाड ने ये पब्लिकली नहीं बोला है हम ये चाइना के अगेंस्ट कुछ करने के लिए कर रहा है करके, ठीक है, ये मत समझिएगा। ओपनली कोई नहीं बोलेगा, है कि नहीं। फिर द माउंटिंग प्रेशर, the call highlighted the ways in which Russia and China are drawing on each other for mutual support at a time of high tension on their relations with the West. China is under pressure over human rights and Russia is accused of threatening behavior towards Ukraine. ये बात मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चाइना का प्रेशर क्या है, चाइना के ऊपर ह्यूमन राइट वायलेशन का प्रॉब्लम है, एंड रशिया को अक्यूज कर रहा है वो यूक्रेन को थ्रेटन कर रहा है करके, ठीक है। तो वही है, रशिया एंड चाइना के बीच में मीटिंग हुआ है, तो ये अभी चलता रहेगा। इसके बारे में और भी न्यूज़ आते रहेंगे और भी स्टेटमेंट्स आएंगे। अब वेस्टर्न कंट्रीज़ ने रशिया को वार्निंग दिया है, तो रशिया चुप थोड़ी बैठेंगे, ठीक है। अगर चाइना रशिया के सपोर्ट के लिए आएंगे तभी कुछ स्टेटमेंट आएंगे वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरफ से, प्रिसाइसली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए कॉमन एनिमी है रशिया एंड चाइना, एंड रशिया एंड चाइना भी पीछे नहीं है, दोनों स्ट्रॉन्ग मिलिट्री नेशन है, दोनों के पास टेक्नोलॉजी है, पैसे हैं, मिलिट्री है। तो कोई भी कंट्री इन दोनों कंट्री के अगेंस्ट अगर कुछ सोचेंगे तो ये इतना आसान नहीं होगा, है कि नहीं। तो ये सारी बातें आपको पता ही होगा, मैंने बस बता दी आपको। पेपर 3 जनरल स्टडीज 2 इंटरनेशनल रिलेशंस में ये न्यूज़ आपको काम आएगा। अगला न्यूज़ है, कैबिनेट अप्रूव्स इंप्लीमेंटेशन ऑफ PMKSY फॉर 2021 to 2026। देखिए, इधर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में बताया हुआ है। सबसे पहले ये योजना के बारे में देखते हैं। इट इज़ ए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। क्या है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम? ये स्कीम सेंटर का है, पर इसे इंप्लीमेंट करना है स्टेट्स को। अब ये जो फंड शेयरिंग है ये भी रेशियो बेसिस पे होगा। देखिए, सेंटर स्टेट्स विल बी 75 to 25%, मतलब इस योजना इंप्लीमेंट करने के लिए कितने पैसों का खर्चा होगा उसका 75% सेंटर बेयर करेगा, 25% स्टेट्स को करना है। पर देखिए, कुछ बैकवर्ड स्टेट्स हैं या फिर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एंड हिली स्टेट्स हैं, इनके लिए सेंटर की तरफ से 90% कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, केवल 10% इन स्टेट्स को बेयर करना है, ठीक है। अब प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का मेजर ऑब्जेक्टिव्स क्या है? ऑब्वियसली नाम से ही आपको पता चल गया होगा, कृषि सिंचाई है, बेसिकली इरिगेशन से रिलेटेड है। एक तो कल्टिवेबल एरिया अंडर अशुड इरिगेशन एक्सपांड करना है, जिसे हर खेत को पानी आप बोल सकते हो। फिर ऑन फार्म वाटर यूज एफिशिएंसी टू रिड्यूस वेस्टेज ऑफ वाटर। ऑब्वियसली देखो, इरिगेशन के नाम पर ऐसा नहीं कि पानी का वेस्टेज हो, पानी वेस्टेज कम करना है। और प्रिसिशन इरिगेशन को अडॉप्ट करना है। प्रिसिशन इरिगेशन मतलब जितना पानी चाहिए होगा उतना ही पानी यूज़ करना है। इसके लिए तरह तरह का वाटर सेविंग टेक्नोलॉजी से, फॉर एग्जांपल ये डिप इरिगेशन वगैरह आपने सुना होगा। मतलब देखिए, कोई भी एक फील्ड में आप ज़्यादा पानी अगर इरिगेट करोगे तो क्या होगा, मैक्सिमम पानी नीचे चला जाएगा वाटर टेबल में। जितना क्रॉप्स को चाहिए होगा उतना ही पानी हमें देना है। इसको आप प्रिसाइज इरिगेशन बोलते हो, तो इसको एनहांस करना है। फिर हमारे जो एक्विफर्स है, ठीक है, ये सब रिचार्ज करना है। बेसिकली हमारा जो वाटर टेबल है जहाँ से हम पानी कलेक्ट करते हो, छोटे मोटे पॉन्ड्स हो गया, लेक्स हो गया, वाटर बॉडीज हो गया, इन्हें रिचार्ज करने के लिए क्या क्या करना चाहिए वो भी करना चाहिए। हमारा वाटर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस होनी चाहिए। तो ये सारी बातें इधर बताया हुआ। यह है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ठीक है। अब ये जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का इम्प्लीमेंटेशन 2021 से लेके 2026 तक अप्रूव किया यूनियन कैबिनेट ने, मतलब और 5 साल के लिए, विथ एन आउटले ऑफ 93,068 करोड़। ये 22 लाख फार्मर्स को बेनिफिट करेगा, जिस पर 2.5 लाख शेड्यूल्ड कास्ट के होंगे, 2 लाख शेड्यूल्ड ट्राइब्स के फार्मर्स होंगे देश में, ठीक है। तो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने अप्रूव किया है। इट अप्रूव सेंट्रल सपोर्ट ऑफ 37,454 करोड़ टू स्टेट्स एंड 20,434.56 crore of debt servicing for loans available by Government of India for irrigation development during PMKSY। तो बेसिकली जितने लोन्स वगैरह लिया हुआ है उसे वेव ऑफ करने के लिए हो सकता है। अब बेसिकली आप यही समझिए, सेंटर की तरफ से पैसे ऑलरेडी दे रहा है स्टेट्स को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को इंप्लीमेंट करने के लिए, ठीक है। आप देखिए, ये जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, इसके अंदर कई सारे प्रोग्राम्स हैं। जैसे मैंने आपको हर खेत को पानी HKKP के बारे में अभी बताया था। फिर एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम है,
एंड वाटरशेड डेवलपमेंट कंपोनेंट्स हैं, ये सब की कंटिन्यूएशन होगा। बेसिकली प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंदर जितने भी मॉड्यूल्स हैं वो सारे का कंटिन्यूएशन अभी और 5 साल के लिए होगा, ये बता रहा है। ठीक है, वैसे एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम मतलब क्या है? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, एम्स फॉर फिनेंशियल सपोर्ट, बेसिकली इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के लिए फिनेंशियली सपोर्ट करेगा फार्मर्स को। यह है एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, जिसे AIBP बोलते हो। ठीक है, और हर खेत को पानी मतलब एनहांसमेंट ऑफ फिजिकल एक्सेस ऑन द फार्म एंड द एक्सपेंशन ऑफ कल्टिवेबल एरियाज अंडर एश्योर्ड इरिगेशन। बेसिकली जो कल्टिवेबल एरियाज है वो इरिगेशन के अंडर लाना। कई सारे ऐसे कल्टिवेबल एरियाज है जहां पानी की कमी होती है, इन सबको इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के अंडर लाना, ये सब है। ठीक है, तो ये सारी बातें इधर किया हुआ है। बस प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का कंटिन्यूएशन हुआ है 2021 से लेकर 2026 तक, ये मेन न्यूज़ है। तो पेपर 3 जनरल स्टडीज 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस में ये न्यूज़ आपको काम आएगा। अगला न्यूज़ है WTO पैनल आस्क इंडिया टू विड्रॉ सब्सिडीज इन शुगर डिस्प्यूट। सबसे पहले आपको WTO का मेजर फंक्शन समझना होगा, तब ये न्यूज़ आपको समझ में आएगा। देखिए WTO एज द नेम इंडिकेट्स ट्रेड से रिलेटेड है, तो इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में काफ़ी सारे ट्रेड एग्रीमेंट्स बना रखा है WTO ने कंट्रीज के बीच में। तो जितने भी WTO के मेंबर कंट्रीज है उन्हें WTO का ट्रेड एग्रीमेंट्स, पॉलिसीज, फ्रेमवर्क ये सब फॉलो करना होता है। अगर कंट्रीज के बीच में कोई ट्रेड डिस्प्यूट हो गया, ये सोल्व करना भी WTO का काम है। सारे कंट्रीज की ट्रेड पॉलिसीज भी ये मॉनिटर करते हैं, मतलब कोई भी कंट्री का ट्रेड पॉलिसीज की वजह से दूसरी कंट्री को अगर इंपैक्ट हो रहा है या फिर इंटरनेशनल मार्केट में कोई भी एक कंट्री ज़्यादा मोनोपोली दिखा रहा है, तो ये सब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं और ये जो डिस्प्यूट्स है इन्हें अमिकेबली सोल्व भी करने की कोशिश करते हैं। इतना क्लियर है? आप देखिए दोस्तों क्या हुआ है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पैनल रूल्ड इन फेवर ऑफ ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया एंड ग्वाटेमाला इन द ट्रेड डिस्प्यूट्स विद इंडिया ओवर शुगर सब्सिडीज। सबसे पहले आपको ये देखना होगा शुगर प्रोडक्शन कैसा है दुनिया भर में। सबसे ज़्यादा शुगर प्रोडक्शन होता है ब्राज़ील में 42 मिलियन मेट्रिक टन, फिर इंडिया में, फिर यूरोपियन यूनियन में, फिर चाइना, US, थाईलैंड, मेक्सिको, पाकिस्तान, रशिया, ऑस्ट्रेलिया। तो ये आप टॉप 10 कंट्रीज बोल सकते हो इन प्रोडक्शन ऑफ शुगर इन मिलियन मेट्रिक टन। अब इसमें से ये जो ब्राज़ील हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ग्वाटेमाला हो गया, ये इंडिया के अगेंस्ट एक कंप्लेन किया था और ये कंप्लेन चला गया था एक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पैनल के पास। वो इसके बारे में पढ़ाई कर रहे थे। अब इन्होंने अपना रूलिंग दिया है इन फेवर ऑफ ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया एंड ग्वाटेमाला। अब प्रॉब्लम क्या है? देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुगर फार्मर्स के लिए बहुत ज़्यादा सब्सिडीज दिया, ये इनका प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से इंडिया से शुगर प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा हो गया। मतलब देखिए मैंने आपको पहले बताया ना, एक एक कंट्री की ट्रेड पॉलिसीज क्या क्या है ये भी WTO मॉनिटर करता है। अब ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया एंड ग्वाटेमाला जैसा कंट्रीज ने ये कंप्लेन किया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने शुगर फार्मर्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा सब्सिडी दिया, डोमेस्टिक सपोर्ट बहुत ज़्यादा दिया, इसकी वजह से उधर का शुगर प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया और हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। इंटरनेशनल मार्केट में अब इंडिया का डोमिनेंस हो गया, ये बोल रहा है ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया एंड ग्वाटेमाला। अब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने ये बोला ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया एंड ग्वाटेमाला सही बोल रहा है, तो आपको थोड़ा बहुत सब्सिडीज कम करना पड़ेगा और ये ग्लोबल रूल्स के मुताबिक आपको काम करना होगा, ये WTO ने बोला है। वैसे इंडिया इज द वर्ल्ड्स टॉप शुगर प्रोड्यूसर आफ्टर ब्राजील, ये मैंने आपको इधर बता दिया। आप देखिए दोस्तों, इसके लिए हमारा कॉमर्स एंड इंडस्ट्रियल मिनिस्ट्री ने रिस्पॉन्ड भी किया है। इन्होंने बोला ये जो WTO पैनल का फाइंडिंग्स है ये गलत है, हम ऐसा कुछ एक्स्ट्रा सब्सिडीज या एक्स्ट्रा सपोर्ट नहीं दे रहा। जितना हमारे देश के शुगरकेन फार्मर्स को हेल्प करना चाहिए उतना ही हम कर रहे हैं। हम हमेशा WTO का जितने भी पॉलिसीज है, फ्रेमवर्क है, रूल्स है, रेगुलेशंस है, उन्हें फॉलो करते हुए आया है, आगे भी वही करेंगे। ठीक है, एंड इंडिया इनिशिएटेड ऑल मेजर्स नेसेसरी टू प्रोटेक्ट इट्स इंटरेस्ट एंड फाइल एन अपील टू द WTO अगेंस्ट द रिपोर्ट। तो इंडियन गवर्नमेंट अब WTO का ये जो रिपोर्ट है इसके अगेंस्ट अपील भी करेंगे। ठीक है, हम अपने फार्मर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने फार्मर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए सब कुछ किया है। आपको ये जो लग रहा है ना हम ज़्यादा सब्सिडीज और डोमेस्टिक सपोर्ट देके हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज कर लिया, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ये गलत है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कहना है। ठीक है, तो वही ये छोटा सा न्यूज़ है। WTO का जो पैनल है उनका रिपोर्ट अभी ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया एंड ग्वाटेमाला का फेवर में आया है, यही न्यूज़ है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसके बारे में और भी कुछ न्यूज़ आएंगे तो हम आपके लिए वैसे कवर करेंगे ही करेंगे। पेपर 3 जनरल स्टडीज 2 इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑन इंडियाज इंटरेस्ट, इंडियन डायस्पोरा एक्सेट्रा में ये न्यूज़ आपको काम आएगा। आज का फाइनल न्यूज़, नासा स्पेसक्राफ्ट एंडेयर्स सन्स एटमॉस्फेयर कोरोना। सबसे पहले लेयर्स ऑफ द सन कौन कौन सा है ये चेक करते हैं। इनरमोस्ट लेयर है कोर ऑफ द सन में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ कोर ऑफ द सन।
ये अपने बेसिक ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। इसके बाद आता है रेडिएशन जोन, फिर कन्वेक्शन जोन, फिर फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर एंड फाइनली कोरोना। तो कोरोना इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सन, राइट। अब न्यूज क्या आया है, नासा स्पेसक्राफ्ट एंगेज द सन्स एटमॉस्फेयर कोरोना। तो सन का जो आउटर मोस्ट लेयर है कोरोना, उधर एंटर किया है नासा का पार्कर सोलर प्रोब, ठीक है। ये हुआ था अप्रैल में, पर ये डाटा पहुंचते पहुंचते अब हो गया और नासा ये डाटा पूरा कंफर्म कर रहा था, तो अब जाके ये डाटा रिलीज हुआ है। लास्ट अप्रैल में नासा का पार्कर सोलर प्रोब कोरोना में एंटर किया था, राइट। आप देखिए पार्कर सोलर प्रोब 2018 में लॉन्च किया था एंड it was 13 million kilometers from the center of the sun when it first crossed the jagged uneven boundary between solar atmosphere and outgoing solar wind। देखिए दोस्तों, वैसे सन तक की जो जर्नी है वो आसान नहीं है, क्योंकि सोलर विंड के बारे में आपने पढ़ा होगा, सोलर फ्लेयर के बारे में आपको पता होगा। तो नॉर्मली ये सोलर एटमॉस्फेयर तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। तो नासा के जो पार्कर सोलर प्रोब है ये अचीवमेंट हासिल किया है, उधर तक पहुंचा है, राइट। द स्पेसक्राफ्ट डिप्ड इन एंड आउट ऑफ द कोरोना एटलीस्ट 3 times, ईच ए स्मूथ ट्रांसिशन अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट। तो कम से कम 3 बार पार्कर सोलर प्रोब ने कोरोना में टच किया और वापस आया, राइट। आप देखिए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में और एक चीज़ बताइए, हमारा ISRO का भी एक मिशन है बेसिकली सन के बारे में पढ़ाई करने के लिए, वो मिशन का नाम क्या है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, राइट। सो पेपर 3 जनरल स्टडीज 2 स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ये पर्टिकुलर न्यूज़ आपको काम आएगा। तो दोस्तों दैट्स एंड ऑफ इट। आई होप आपको सारे न्यूज़ अच्छी तरह समझ में आया होगा, न्यूज़ का बैकग्राउंड भी समझ में आया होगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बता दीजिएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। लेक्चर की PDF एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।